नमस्कार दोस्तों, आजकल नेपाल में झापा जिले में इंडस्ट्रियल पार्क एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ये नेपाल के लिए एक गेम चेंजर है और कैसे ये नेपाल में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने वाला है। नेपाल में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सभी जो प्रोजेक्ट हैं वो परिवहन संबंधी है, यानी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल पार्क ये बन रहा है ये नेपाल की प्रति व्यक्ति आय में भारी बढ़ोतरी करेगा, मलेशिया की तरह। और इसमें आपको चीन की रणनीति भी पता लगेगी कि चीन क्या चाहता है इस इंडस्ट्रियल पार्क को बनाने में। नेपाल को इससे फायदे तो हैं ही हैं, लेकिन चीन को भी इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। हम चलते हैं मलेशिया का उदाहरण लेकर। दोस्तों, मलेशिया ने विदेशी इन्वेस्ट के लिए 1965 में अपने देश के दरवाजे खोले थे और नेपाल ने 1975 में विदेशी लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अपने दरवाजे खोले थे किंग वीरेंद्र ने। लेकिन हुआ क्या, मलेशिया जो 1960 में नेपाल से 2.5 गुना ज्यादा धनी था, आज वो नेपाल से 10 गुना ज्यादा धनी हो गया है। उसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 11,000 रुपए है, $11,000 सालाना है। और जीडीपी जो है, सकल घरेलू उत्पादन जो है वो $400 बिलियन है, जबकि नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी जो है वो $40 बिलियन की है और प्रति व्यक्ति आय लगभग $1,100 है सालाना। मलेशिया में जबरदस्त औद्योगिक क्रांति चालू हुई 1965 के बाद, इसलिए मलेशिया की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी और जीडीपी भी बढ़ी। तो नेपाल ने भी सोचा कि हम भी ऐसा करते हैं। तो किंग वीरेंद्र ने ऐसा किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्टों ने राजशाही के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया था और कम्युनिस्टों ने नेपाल में जो विदेशी लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे या नेपाल में जो कंपनियां खुल रही थी उनकी धज्जियां उड़ा दी। और कह सकते हैं कि किंग वीरेंद्र हो या ज्ञानेंद्र हो, ये उसमें सफल नहीं हुए, यानी बहुत ही कम हुए। अब क्या हो गया है, अब दोबारा से ये जो इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है तो ये एक शुरुआत है नेपाल में दोबारा से औद्योगिक क्रांति की। आपको पता होगा कि इसमें लगभग 1 लाख लोग काम करेंगे और 30 प्रकार के सामान बनाए जाएंगे। यहाँ तक कि इसमें मोबाइल बनाने की बात भी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने की बात भी हो रही है। यानी ये एक शुरुआत है नेपाल में औद्योगिक क्रांति की। और यदि ये सफल होता है तो आप देखेंगे चाइना से या पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नेपाल में होगा, मलेशिया की तरह। और जितने भी प्रोजेक्ट नेपाल में हैं वो दूसरे तरह के प्रोजेक्ट हैं, केवल मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना जो है उसको छोड़ के। क्योंकि मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना यदि बनती है तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा नेपाल के नाम, और उससे प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन उतना उसमें भी नहीं होगी जितना कि इस इंडस्ट्रियल पार्क की वजह से होगी। और जितनी भी परियोजनाएं नेपाल में चल रही है उनका प्रति व्यक्ति आय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल पार्क का संबंध डायरेक्ट है प्रति व्यक्ति आय से। भारतीय विश्लेषकों की मानेंगे तो ये एक शुरुआत है नेपाल में औद्योगिक क्रांति की। देखिए क्या है कि चाइना और भारत में व्यापारिक रिलेशन लगभग $100 बिलियन के हैं और जिसमें से भारत लगभग $60 बिलियन का लगभग सामान चाइना से डायरेक्ट खरीदता है। लेकिन चाइना की जो बाहर कंपनियां हैं विदेशों में, उनसे भी भारत सामान खरीदता है। और तब यदि भारत और चीन का व्यापार देखेंगे तो ये $300 बिलियन से ज़्यादा है। यानी भारत जो है चाइना से $250 बिलियन का सामान खरीदता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में केवल $60 बिलियन का खरीदता है और इनडायरेक्ट में $200 बिलियन से ज़्यादा खरीदता है। मलेशिया में जो पाम ऑयल की कंपनियां हैं वो सब चाइना की कंपनियां हैं और भारत उनसे पाम ऑयल खरीदता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात है कि उस
मलेशिया में जो पाम ऑयल की कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट जाता है डायरेक्ट चाइना को, लेकिन कुछ टैक्स और रोजगार मलेशिया को भी मिलता है। मलेशिया का फायदा कितना है? केवल कुछ रोजगार और कुछ टैक्स मलेशिया की सरकार को मिलता है। इससे ज्यादा कोई प्रॉफिट मलेशिया सरकार का बिल्कुल नहीं है। ज्यादा प्रॉफिट जाता है चाइना को। आपको पता होगा कि भारत ने मलेशिया के पाम ऑयल पे एक बार प्रतिबंध लगाया था। क्यों लगाया था? वो चाइना के ऊपर प्रेशर देने के लिए लगाया था। भारतीय मीडिया में भले ही दिखाया गया कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन उसके पीछे ये बात नहीं है। उसके पीछे जो बात थी वो ये थी, भारत चाइना के ऊपर प्रेशर डालना चाहता था, क्योंकि भारत अच्छे से जानता है कि पाम ऑयल की कंपनियां यदि मलेशिया में बंद हो जाती है तो मलेशिया से ज़्यादा चाइना को बहुत भारी नुकसान होगा। तो मलेशिया में जो कंपनियां हैं उनसे भारत सामान खरीदता है, जबकि वो चाइनीज कंपनियां हैं। इसी प्रकार से यदि ये इंडस्ट्रियल पार्क बनता है तो ये सबसे ज़्यादा सप्लाई तो पहले नेपाल को करेगा, लेकिन जो इसका सामान बचेगा वो भारत को सप्लाई होगा या बांग्लादेश को सप्लाई होगा। इस पर भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि ये इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये नेपाल को सामान सप्लाई करेगा, यानी विदेशों पर या भारत पर नेपाल की जो निर्भरता है वो कुछ कम करेगा। और दूसरा कहना है भारतीय विश्लेषकों का कि ये इंडस्ट्रियल पार्क जो सामान बनाएगा उसकी सप्लाई भारत में भी होगी, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में व्यापारिक संधियां हो रखी है और भारत की मजबूरी है नेपाल से सामान खरीदना। इसलिए इस इंडस्ट्रियल पार्क में यदि सामान बनता है तो वो भारत को भी खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? वो भारत की मजबूरी है। व्यापारिक संधियां हो रखी है नेपाल से, और चीन इस चीज को अच्छे से जानता है कि भारत हमसे ज्यादा सामान नहीं खरीदना चाहता है। भारत ने चीन के बहुत सारे सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए भारत डायरेक्ट चीन से सामान कम खरीदना चाहता है। लेकिन चीन यदि नेपाल में कंपनियां लगाता है तो भारत को वो सामान खरीदना होगा। क्यों खरीदना होगा? व्यापारिक संधियों की वजह से, क्योंकि भारत की दुश्मनी चीन से हो सकती है लेकिन नेपाल से नहीं, और वो जो सामान है वो नेपाल में बन रहा है, इसलिए व्यापारिक संधियों की वजह से वो सामान भारत को खरीदना ही होगा। और आप तो जानते हैं कि चीन व्यापार के लिए दुनिया के किसी भी कोने में फैक्ट्री लगा सकता है, इतनी क्षमता है चीन के पास में। तो नेपाल तो एक पड़ोसी देश है और लगभग 35 करोड़ इंडियन लोग रहते हैं नेपाल के नजदीक, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम। और इन 35 करोड़ लोगों तक चीन अपना सामान पहुंचाए, ये चीन की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो आप जानते हैं अगर चीन इन 35 करोड़ लोगों को अपना सामान पहुंचाना चाहता है तो वो डायरेक्ट चाइना से नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि भारत उतना सामान नहीं खरीदेगा। लेकिन नेपाल में यदि उत्पादन हो जाता है तो भारत को खरीदना ही होगा। देखिए, भारत के व्यापारियों के सामने सरकार की नहीं चलती है। जब भारत के व्यापारियों को सस्ता और अच्छा सामान अपने नज़दीक में मिलेगा तो वो बाहर से नहीं लाएंगे, इसलिए भारत को वो सामान नेपाल से खरीदना ही होगा। देखिए, भारत के जो व्यापारी हैं वो इतना प्रेशर डाल देंगे सरकार के ऊपर कि सरकार इजाज़त दे देगी कि आप नेपाल से सामान खरीद सकते हैं। आप सीधा समझें कि चाइना इनडायरेक्टली नेपाल के माध्यम से भारत को अपना सामान बेचना चाहता है। और ये इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये ट्रायल है चाइना का, यानी वो ट्राई मार रहा है कि क्या इस प्रकार के उद्योग नेपाल में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये इंडस्ट्रियल पार्क सक्सेस हो जाता है तो आप देखेंगे कि नेपाल में चाइना की बहुत ज़्यादा कंपनियां खुल जाएगी, जिनका काम होगा सस्ता सामान बना के इंडिया को बेचना। 2012 में हमने एक लेख पढ़ा था बीपी चड्ढा का। वो कहते हैं कि यदि भारत डायरेक्ट चाइना से सामान खरीदना बंद कर देता है तो चाइना की सरकार के पास में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। वो
नेपाल में कंपनियां खोल सकते हैं, बांग्लादेश में कंपनियां खोल सकते हैं, अफगानिस्तान में कंपनियां खोल सकते हैं, बर्मा, थाईलैंड, इन सब जगहों पे अपनी कंपनियां खोल सकते हैं और तब भारत को इनडायरेक्टली चाइना का सामान खरीदना ही होगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये इंडस्ट्रियल पार्क यदि सफल हो जाता है नेपाल का 2022 तक इसको बनाने का बात हो रहा है कि ये 2022 तक ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी कंपटीशन होगा। यदि चाइना की ये कंपनियां सक्सेस हो जाती है तो दुनिया के और बड़े देश नेपाल में इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि उनके निशाने पर भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड के लोग आ जाएंगे। यानी कम से कम 35-40 करोड़ लोगों को सामान सप्लाई करना। और आप खुद सोच लीजिए कि नेपाल में यदि विदेशी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो अपने आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, अपने आप उद्योग धंधे खुलेंगे तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप बढ़ेगी, सरकार धनी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अभी हो जाएगा, अभी इसकी शुरुआत हो रही है और इसको पूरा होने में 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं और लगभग इतना ही समय लगेगा। इस इंडस्ट्रियल पार्क का जो चाइना का मकसद है वो इनडायरेक्टली भारत को बहुत सारा सामान बेचना है, क्योंकि चाइना अच्छे से जानता है कि भारत चीन के सामानों पर दिन प्रतिदिन प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन नेपाल के सामानों पर नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? कुछ व्यापारिक संधियों की वजह से। तो ये इंडस्ट्रियल पार्क अगर सक्सेस हुआ तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारी विदेशी कंपनियां नेपाल में इन्वेस्ट करना चालू कर देगी। एक प्रकार का कंपटीशन हो जाएगा जैसे कि मलेशिया में हुआ था। ये मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, कुछ भारतीय विश्लेषकों ने ऐसा कहा तो हम ये सब आपको बता रहे हैं। धन्यवाद।